नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल। इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 20 फरवरी की तारीख बहुत अहम रही। पंजाब के लोगों ने सूबे की सभी 117 सीटों पर अपना फैसला ईवीएम का बटन दबाकर तय कर दिया है। पिछले 5 दशक से पंजाब में हमेशा बहुमत वाली सरकार रही है, लेकिन इस बार पंजाब के अखाड़े में ज्यादातर सीटों पर मुकाबला बहुकोणीय रहा है। साथ ही दलित वोटरों की गोलबंदी के अलावा खालिस्तान और स्वीट आतंकी की भी एंट्री हो गई है। पार्टियों के बीच खुद को राष्ट्रवादी और ईमानदार तो दूसरे को भ्रष्ट बताने की भी होड़ दिखी है। इन सब के बीच पंजाब की आवाम ने अपना शिरोमणि किसे चुना है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। और उधर यूपी में 3 चरणों के चुनाव पूरे हो गए हैं। अगले 4 चरणों में यूपी की 231 सीटों पर अभी मतदान होना है। सभी दल एक एक वोट अपने खाते में शिफ्ट करवाने के लिए विरोधी खेमे से जुड़े हर वीडियो का फ्रेम टू फ्रेम विश्लेषण करवा रहे हैं, जिससे विरोधी खेमे पर जोरदार हमला बोला जा सके और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की जा सके। तीसरे चरण के चर्चित सीटों में से एक करहल पर अखिलेश यादव की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में बंद हो चुका है। अखिलेश यादव आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, 10 साल पहले भी उनके सामने हालात कुछ ऐसे ही थे। इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल सीरीज के पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था 21वीं सदी की शुरुआत में लखनऊ पॉलिटिक्स की भूल भुलैया। साथ ही यह भी दिखाया था कि मायावती की बदली रणनीति में कैसे बीएसपी को प्रचंड बहुमत के साथ लखनऊ की सत्ता मिली। आज के एपिसोड में बात लखनऊ के पॉलिटिक्स में अखिलेश के अग्निपथ की। अखिलेश यादव उर्फ टीपू साल 2000 में ही कन्नौज सीट से लोकसभा उपचुनाव जीतकर संसद तो पहुंच चुके थे, लेकिन उस वक्त तक की राजनीति में अपनी कोई खास पहचान नहीं बना पाए थे। 2009 लोकसभा चुनाव में सपा के खराब प्रदर्शन के बाद टीपू ने पार्टी में अधिक रुचि लेना शुरू किया। प्रदेश अध्यक्ष का पद शिवपाल यादव से लेकर अखिलेश को दे दिया गया। उन्होंने अपनी नई टीम खड़ी की और पार्टी की पुरानी छवि बदलने में लग गए। दरअसल अखिलेश यादव ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि मायावती के राज में सूबे का एक बड़ा तबका नाखुश है। ब्राह्मणों के मन में उठते तूफान को भी वो भांप चुके थे। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि यूपी के लोग पुराने ढर्रे की राजनीति से ऊब चुके हैं। अखिलेश ने नई सोच के साथ समाजवादी पार्टी का रंग रोगन शुरू किया। बात सितंबर 2011 की है। अखिलेश समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए क्रांति रथ पर सवार हुए। करीब 9000 किलोमीटर का सफर सड़क से तय किया। 300 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं की। युवाओं में जोश भरने के लिए करीब 250 किलोमीटर साइकिल भी चलाई। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने अपने विरोधियों के खिलाफ कभी कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की। मुलायम सिंह यादव ने अपने बड़े बेटे अखिलेश यादव के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। 2012 में साइकिल को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी। अखिलेश अच्छी तरह समझ रहे थे कि सत्ता की राह आसान नहीं है। उनके सामने बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस की चुनौती थी। सूबे के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे पढ़ना बहुत मुश्किल था। ऐसे में अखिलेश ने समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए चौतरफा रणनीति बनाई। उन कमियों पर खास तौर से ध्यान दिया जिससे पार्टी की छवि खराब हुई थी।
5 साल में हम लोगों ने कोशिश की है और उस कोशिश में हम लोग सफल रहे, कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता। 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर किसी कार्यकर्ता ने नहीं तोड़ा। समाजवादी पार्टी के भीतर के अंदरूनी तनातनी और गुटबाजी खत्म करने के लिए नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई। बुजुर्ग और युवा नेताओं के बीच तालमेल का मैकेनिज्म भी तैयार हुआ। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए तकनीक की मदद ली गई। ये सब हो रहा था अखिलेश की देखरेख में। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के पारंपरिक यादव और मुस्लिम वोट के साथ युवाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। इसके लिए वो समाजवादी क्रांति रथ पर सवार हुए। क्रांति रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और आजम खान पहुंचे। अब समाजवादी पार्टी नई राह पर थी। अखिलेश यादव अपने हाईटेक क्रांति रथ में सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का जोश उफान मारने लगा। लोगों के दिल में उतरने के लिए अखिलेश ने जमकर साइकिल चलाई। ऑस्ट्रेलिया में पढ़े लिखे अखिलेश ने भांप लिया कि पार्टी को वक्त के हिसाब से बदलना होगा। इसके लिए जो मुलायम सिंह कभी कंप्यूटर और अंग्रेजी का मुखर विरोध करते थे, उन्हें अखिलेश ने मना लिया। हम समाजवादी लोग कभी कंप्यूटर के खिलाफ नहीं थे, लेकिन आपका मैनिफेस्टो ये बोलता था। हमारी पार्टी ने केवल इतना कहा था कि जो काम हाथ से हो सकता है उसमें कंप्यूटर मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उसका प्रचार इतना खिलाफ हमारी पार्टी का किया गया कि हम अंग्रेजी और कंप्यूटर के खिलाफ हैं। इसलिए आपने देखा होगा इस चुनाव घोषणा पत्र में हम लोगों ने कह दिया और लिख दिया कि जो 10वां और 12वां पास करेंगे उनको हम लैपटॉप देंगे। सूबे के बेरोजगार युवाओं का असली दर्द भी अखिलेश की समझ में आ गया। ऐसे में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। एक ओर अखिलेश ठोस रणनीति के साथ पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जोर लगाए हुए थे, तो दूसरी ओर राहुल गांधी यूपी कांग्रेस में नई जान फूंकने में लगे थे। राहुल गांधी कभी समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे थे तो कभी बीजेपी पर। रोजगार दे दूंगा, अगर रोजगार नहीं दे पाऊंगा तो बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लखनऊ की रैली में एक कागज फाड़ा, वो भी आक्रामक तरीके से। रैली में मौजूद लोगों ने समझा कि राहुल ने समाजवादी पार्टी के चुनावी वादों की लिस्ट फाड़ी है। ये प्रदेश इन लिस्टों से नहीं चलेगा, वायदों से नहीं चलेगा। मुलायम सिंह बुंदेलखंड जाते कहते भैया बुंदेलखंड में मैं इजराइल बना दूंगा। इजराइल नहीं चाहिए हमें यूपी चाहिए, हमें बुंदेलखंड चाहिए, हमें लखनऊ चाहिए। यूपी में राहुल और अखिलेश की तुलना होने लगी। दोनों के सामने बिल्कुल एक जैसा राजनीतिक आसमान था। यूपी में दोनों का कनेक्शन भी एक जैसा। ऐसे में जब भी राहुल से तुलना को लेकर अखिलेश से कोई सवाल पूछा जाता, उनका एक ही जवाब होता। मैंने अपनी पूरे 10 साल के राजनीतिक जो भी काम कर रहा हूँ जितने दिनों में, मैंने कभी नहीं सोचा और ना इसलिए काम कर रहा था कि मेरी तुलना किसी नेता से, किसी पार्टी से की जाए। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश ने विरोधियों पर कड़वे हमले की जगह अपनी बात खुलकर और संजीदगी के साथ कहने में ज्यादा भरोसा किया। उन्होंने यूपी के लोगों को बेहतर कल के सपने दिखाने शुरू किए। अखिलेश यादव तेजी से लोगों के दिलों में जगह बनाते जा रहे थे। उधर मायावती अपनी छवि दुरुस्त करने के लिए एक एक करके अपने दागी मंत्रियों को बर्खास्त कर रही थी। ऑपरेशन क्लीन के तहत 21 मंत्रियों को मायावती ने सत्ता से बाहर कर दिया था। चुनाव आते आते मायावती सरकार में मंत्रियों की तादाद घटकर सिर्फ 32 रह गई थी। उन्होंने सिटिंग विधायकों का टिकट काटने में भी जरा भी संकोच नहीं किया। दरअसल वो ऐसे लोगों से घिरी हुई थी जो उन्हें लगातार भरोसा दिला रहे थे कि वो जो कुछ भी कर रही हैं बिल्कुल सही है। मायावती लगातार जमीनी हकीकत से कटती जा रही थी। दूसरी ओर राहुल गांधी भी तूफानी रफ्तार से कांग्रेस को यूपी की सत्ता में लाने के लिए मैदान में डटे हुए थे। बीजेपी भी लखनऊ की गद्दी पर वापसी के लिए
नए नए समीकरणों के सहारे आगे बढ़ रही थी, जिसमें संजय जोशी, उमा भारती और बाबू सिंह कुशवाहा भी थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी मायावती इस बात से बेखबर थी कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। उनके राज में बने पत्थर के आलीशान पार्क चमचमा रहे थे। पार्कों में खड़े हाथी लोगों का स्वागत कर रहे थे, लेकिन गरीबों का दुख दर्द कम नहीं हुआ। मायावती के दौर में एक के बाद एक कई घोटाले सामने आए, जिसमें से NRHM घोटाले से मायावती सरकार की छवि सबसे ज्यादा खराब हुई। कुछ बड़े अधिकारियों के संदिग्ध मौत से भी सरकार पर सवाल उठे। ऐसे में अपनी छवि दुरुस्त करने के लिए मायावती ने एक एक कर दागी मंत्रियों को सरकार से निकालना शुरू कर दिया। अलग अलग आरोपों में 21 मंत्रियों को कुर्सी गंवानी पड़ी। पूरे तरीके से मायावती हर तरफ से घिर गईं और उनके पास कोई समाधान नहीं था। ठीक इसी समय मायावती ने अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश की और ये कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी पार्टी में बड़ी तादाद में क्रिमिनल्स घुस आए हैं और हमारी पार्टी के नेताओं ने ये काम किया, मैं उनको चिन्हित करके बाहर निकालूंगी। तो ये भी एक कदम उनका बहुत ही आत्मघाती कदम साबित हुआ। मायावती 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग यानी दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण गठजोड़ की बदौलत सत्ता में प्रचंड बहुमत से आई थी, उसी फॉर्मूले की बदौलत 2012 में दोबारा सत्ता में आने का ख्वाब देख रही थी। सोशल इंजीनियरिंग नए तरीके का था, यानी जो दलित आधारित पार्टी थी, और दलित का मतलब दलित सभी 67 जातियां, आज की बसपा नहीं, उस समय की बसपा में सभी 67 जातियां थी। और उसके साथ उन्होंने सर्वजन को जोड़ा, ब्राह्मणों का कार्ड खेला। ब्राह्मण चूंकि एक तटस्थ था, उपेक्षित था उत्तर प्रदेश की राजनीति में 89 के बाद से। एक लंबे दौर के बाद ब्राह्मणों को किसी राजनीतिक दल ने खुलेआम कहा कि हम आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी पूरी ताकत से जुटी हुई थी। तब पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर थे नितिन गडकरी। जातीय समीकरणों की बदौलत बीजेपी लखनऊ की सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही थी। उमा भारती और बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नेताओं के जरिए ओबीसी वोट बैंक में चुंबक लगाने की रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही थी, लेकिन यूपी के लोगों के मन में कुछ और चल रहा था। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की रैलियों में भारी भीड़ जुट रही थी। अपनी चुनावी सभाओं में राहुल युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते, किसानों की बात करते, गरीबों की बात करते। पूरब से पश्चिम तक और अवध से बुंदेलखंड तक राहुल गांधी ने अखबारों में जमकर सुर्खियां बटोरी। 2012 में ना तो संगठन इनके पास था, ना ही ये जो मंडल की राजनीति थी, जो दलित पॉलिटिक्स थी, जो अयोध्या की पॉलिटिक्स थी, उस पर पार्टी का कोई स्पष्ट जो है वो स्टैंड नहीं था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनकी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट थी, उनका संगठन काम कर रहा था। तो कांग्रेस के लिए भीड़ इकट्ठा होना एक अलग सवाल हो गया, लेकिन उसका वोट में कन्वर्ट होना वो बहुत ही मुश्किल काम था। लखनऊ की सत्ता में आने के लिए सियासी सुरमा एक से बढ़कर एक दांव आजमाए जा रहे थे। बहुत हद तक सबकी रणनीति एक जैसी ही थी, अटैक इज बेस्ट डिफेंस। लेकिन सूबे के लोगों के बीच अखिलेश अपनी एक ऐसी छवि गढ़ने में बहुत हद तक कामयाब रहे कि वो बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करेंगे। नेताजी ने कहा है कि कोई पार्क को डिसमेंटल नहीं करेगा, न उनकी प्रतिमाओं को छुएगा। जैसे पत्थरों के हाथी लगे हैं वो लगे रहेंगे, लेकिन पर्याप्त जगह उसके अंदर है। 100 एकड़ जगह खाली पड़ी है। अगर मेडिकल कॉलेज बन जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए, चाहे दलित परिवार के लोग भी पढ़ें, सब लोग पढ़ेंगे उसके अंदर। समाजवादी पार्टी में एक और युवाओं के सामने अखिलेश का चेहरा था, तो पारंपरिक वोटर्स के सामने मुलायम सिंह यादव का। मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने के लिए मुलायम और अखिलेश ने पहले से ही पूरा प्लान तैयार कर लिया था। 1990 के दशक के शुरुआती दौर से ही यूपी के लोगों ने सत्ता के लिए कई बेमेल गठबंधन देखे। नेताओं की महत्वाकांक्षा और वर्चस्व की लड़ाई में सूबे की विकास की रफ्तार को सुस्त होते देखा। ऐसे में लोग अपने वोट के इस्तेमाल से पहले लगातार गुणा भाग कर रहे थे।
यूपी के नेताओं के चुनावी वादों का वोट की जमीन पर टेस्ट होना था। जब वोटों की गिनती हुई तो साइकिल सबसे आगे निकल गई। समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली तो बीएसपी 206 सीटों से घटकर 80 पर पहुंच गई। बीजेपी को सिर्फ 47 सीटों पर कामयाबी मिली। कांग्रेस के टिकट से सिर्फ 28 उम्मीदवार ही विधानसभा पहुंच सके। मायावती ने अपने 23 मंत्रियों को ही चुनाव में उतारा था, जिसमें से 14 मंत्री चुनाव हार गए। मायावती को अपनी हार की वजह जल्द समझ में आ गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारी पार्टी को भी अपना वोट ना देकर इन्होंने लगभग 70% एक तरफा अपना वोट सपा के उम्मीदवारों को ही ट्रांसफर कर दिया। 5 साल के लिए यूपी के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया था। यूपी के दंगल के सभी खिलाड़ी अब चुनावी नतीजों का अपने अपने हिसाब से मायने निकाल रहे थे। समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला। चुनाव में जीत का क्रेडिट सीधे सीधे अखिलेश यादव के खाते में गया। अब मुलायम सिंह अपने उस सपने को हकीकत में बदलना चाहते थे जो कभी लालू प्रसाद यादव की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, यानी प्रधानमंत्री बनने का सपना। मुलायम के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे सौंपी जाए। उनके छोटे भाई शिवपाल यादव ने भी पार्टी को खड़ा करने में बहुत पसीना बहाया था। वो खुद को मन ही मन मुलायम का राजनीतिक उत्तराधिकारी समझने लगे थे, पर मुलायम ने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। कहा जाता है कि शिवपाल ने नेताजी के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया, फिर भी मुलायम ने शिवपाल को किसी तरह मना लिया, लेकिन चाचा भतीजा के बीच दरार पड़ गई। मार्च 2012 जैसे ही चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होली से 2 दिन पहले ही नाचने लगे, गाने लगे, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देने लगे। चुनावी नतीजों से पहले जब भी अखिलेश से सवाल पूछा जाता कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उनका एक ही जवाब होता, नेताजी। पूरी पार्टी चाहेगी कि नेताजी बने, क्योंकि नेताजी जानते हैं अधिकारियों से काम कैसे लेंगे। और मैं समझता हूं अनुभव के साथ और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का कोई काम कर सकता तो नेताजी। चुनाव नतीजों के अगले दिन यानी 7 मार्च 2012 को मुलायम सिंह अखिलेश के साथ राजभवन पहुंचे, सरकार बनाने के लिए औपचारिक दावा पेश करने। इस मुलाकात में ही बड़ा रहस्य छिपा था। मुलायम के साथ शिवपाल यादव राजभवन नहीं गए, मतलब पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसके संकेत मिलने लगे। कहा जाता है कि शिवपाल ने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाए जाने का कड़ा विरोध किया। वो चाहते थे कि मुलायम सिंह ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। समाजवादी पार्टी में सर्वमान्य नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव ही हैं, वो ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तब मुलायम ने किसी तरह शिवपाल को मना लिया। अब अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा आजम खान थे। कहा जाता है कि आजम खान को राज्यसभा का ऑफर दिया गया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। आजम खान को भी किसी तरह मुलायम ने मना लिया। 15 मार्च 2012 लखनऊ के लॉ मार्टिनी कॉलेज का कैंपस यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए तैयार था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश उफान मार रहा था। राज्यपाल बीएल जोशी ने अखिलेश यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब
अखिलेश मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। उनके सामने सूबे की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बड़ी चुनौती थी। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों की मीटिंग बुलाई और सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का संदेश साफ था, कानून की नजर में सब बराबर हैं। अखिलेश के सामने अगली चुनौती सूबे के नौजवानों को मुफ्त में लैपटॉप और बेरोजगारी भत्ता देने की थी। समाजवादी सरकार ने मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की तस्वीर वाला मुफ्त लैपटॉप बांटना शुरू कर दिया। नेताजी के जो सिद्धांत है उन्हीं पे हम लोग चल रहे हैं और नेताजी भी इन सब चीजों टेक्नोलॉजी को समझते हैं। अगर वो ना समझते होते शायद वो ये मौका भी नहीं देते कि हम लोग इस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और आगे बढ़ाएं। बेरोजगारी भत्ता का दावा करने वालों की लाइन लंबी होती जा रही थी। जोश से भरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेरोजगारी भत्ता बांटना शुरू कर दिया। इसके लिए बड़े आयोजन हुए। सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की छवि को और चमकदार बनाने में सरकारी तंत्र जुट गया। सरकारी योजनाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार का काम होने लगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए पैसे का इंतजाम कहां से किया जाए। सरकारी खजाने की हालत खस्ता थी। ऐसे में मुफ्त में लैपटॉप बांटना बंद हो गया। स्कूली छात्रों को टैबलेट देने की योजना वाली फाइल खोली ही नहीं गई। बेरोजगारी भत्ता देने में इतनी शर्तें लगाई गई कि लोग इस योजना से दूर हो गए। यह कहा जाने लगा कि यूपी के मुख्यमंत्री भले ही अखिलेश हो, लेकिन सरकार का रिमोट कंट्रोल मुलायम सिंह के हाथों में है। चर्चा इस बात की भी होती थी कि यूपी को 5-5 मुख्यमंत्री मिलकर चला रहे हैं। जिस तरह समाजवादी सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांट रही थी, उससे अखिलेश यादव की बहुत वाहवाही हो रही थी। लेकिन सूबे का खजाना तेजी से खाली हो रहा था। बेरोजगारी भत्ता बांटने में भी मोटा खर्च हो रहा था। कई और चुनावी वादे पूरे किए जाने थे। लोगों की उम्मीद उनसे बढ़ती जा रही थी। अखिलेश की समझ में आ गया कि मुफ्त की रेवड़ियां लोगों में ज्यादा दिनों तक नहीं बांटी जा सकती हैं। उनके पास शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, न वो किसी पद पर रहे थे, अलावा एक सांसद जरूर हो गए थे, लेकिन प्रशासनिक पकड़ कोई या प्रशासनिक आधार पर उनकी कोई ग्रिप हो वो नहीं थी। कहा जाता है कि अखिलेश सरकार का रिमोट मुलायम सिंह के हाथों में था। वो सरकार चलाने के लिए अखिलेश को समय समय पर मशवरा दे रहे थे, एक बाप की तरह, एक पार्टी सुप्रीमो की तरह। इसी तारीख को अगले वर्ष, इसी तारीख को अगले वर्ष नहीं गलत आपको इतना मौका दे फोन कर रही है। उनके सरकार में मंत्री शिवपाल यादव और आजम खान भी अपने हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि मुलायम सिंह अपने मुख्यमंत्री बेटे को सार्वजनिक तौर पर डांट पिलाते थे, कामकाज का हिसाब मांगते थे। और जाना चाहिए कहीं अखिलेश को भेजिए गोप। कोई तरीका था? बनी बनाई पार्टी बर्बाद कर दिया। सरकार बना लो बस, और तो कुछ है नहीं। दौरा करना नहीं दूसरे प्रदेश में, मेहनत करनी नहीं, रात को रुकना नहीं। बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किस तरह सरकार चला रहे थे और मुलायम सिंह यादव का उसमें कितना दखल था, इस बात का जिक्र बाद में खुद अखिलेश यादव ने किया। फिर आपका दोबारा फोन आया मेरे पास कि ये प्रजापति को हटा दो, राजकिशोर को हटा दो और कमाल अख्तर को हटा दो। नेताजी मैंने ये गलती की, कमाल अख्तर को मैंने रोक दिया, मैंने नहीं हटाया, और राजकिशोर और प्रजापति को मैंने हटा दिया, और प्रमुख सचिव खनन को मैंने हटा दिया। अखिलेश भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, लेकिन उनके आसपास ऐसे प्रभावशाली लोगों का एक घेरा था जिन्होंने अखिलेश को बचपन से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते देखा था, जिन्होंने मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में अहम किरदार निभाया था। लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री अखिलेश का ऑर्डर मानना पड़ता था। मंत्री शिवपाल यादव भी अपने मुख्यमंत्री भतीजे का ऑर्डर मानने के लिए मजबूर थे।
उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिया, शायद इस उम्मीद में कि अगर मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तो उनकी अधूरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। समाजवादी परिवार मुलायम को दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के मिशन पर जुट गया। समाजवादी पार्टी अब आधुनिकता की राह पर थी। जो मुलायम सिंह कभी कंप्यूटर का जोरदार विरोध करते थे, उनका बेटा युवाओं को मुफ्त में लैपटॉप बांट रहा था। समाजवादी पार्टी में जेनरेशन गैप साफ साफ दिखने लगा था। पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई होने लगी, साथ ही महत्वाकांक्षाओं के टकराव के हालात भी बढ़ने लगे। दूसरी ओर केंद्र की राजनीति का मिजाज भी तेजी से बदल रहा था। मनमोहन सिंह की अगुवाई वाले यूपीए सरकार पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे थे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया और केंद्र में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन गई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री घोषित हो गए। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते इतिहास गवाह यूपी स्पेशल में आपको दिखाऊंगी कि मोदी और शाह की जोड़ी ने खाटी जातीय समीकरणों वाले यूपी में किस तरह से पलट दिया पूरा खेल। अब मुझे दीजिए इजाजत। चुनाव से जुड़ी निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।